नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस के बायोलॉजी के सवाल देखने वाले हैं कि इससे किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और ये 30 साल के हम पीवाईक्यू को सोल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस एरिया से सवाल आते हैं। तो बायोलॉजी है तो साइंस का जो वेटेज होता है आपके पीसीएस में 25 से 28 सवाल आपके साइंस से आते हैं और बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा आते हैं। फिर बायोलॉजी के बाद फिजिक्स से सवाल पूछते हैं सबसे ज़्यादा, फिर केमिस्ट्री। तो जो क्रम है वो ये पढ़ना है आपको, पहले बायोलॉजी पढ़नी है, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए पहला सवाल है, आप चैप्टर नंबर फर्स्ट है बायोलॉजी, उसको हम देख रहे हैं। जूलॉजी अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवर दोनों का। तो उसका राइट आंसर सी होगा। जूलॉजी के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों ही प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। विटिकल्चर जाना जाता है तो अंगूर की खेती के लिए। देखिए चैप्टर का जो नाम है वो जीव विज्ञान का परिचय। विभिन्न शाखाएं हैं और ये यूथ की पीवाईक्यू की बुक है जिसमें 25 से 30 साल के पीवाईक्यू दिए गए हैं। अब मैं यहाँ पे आप ये भी देखना कि कितने सवाल रिपीट भी होते हैं, मैं आपको दिखाता भी रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको यूजेनिक्स कहते हैं। तो राइट आंसर होगा बी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज वैज्ञानिक फ्रांसिस गल्टन ने किया था। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप और उभयचरों का। तो हर्पेटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है सरीसृप और उभयचरों, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो जीव पारिस्थितिकी। तो कुछ बेसिक सा चैप्टर ये है कि किसे क्या कहा जाता है। 20 से 25 सवाल इसमें होंगे, मुश्किल से 8 सवाल पूछे गए हैं अभी तक। जीव विज्ञान नाम दिया गया तो लैमार्क द्वारा जीव विज्ञान का नाम दिया गया है। जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की थी ओपेरिन ने। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। तो इसको आप ध्यान रख रहे हैं, ये रिपीट है 1-2 बार। अब जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव एवं जीवधारी को वर्गीकरण। तो इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में मीन कौन सी है? क्रेव फिश है, सिल्वर फिश है, कटल फिश है, तो फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश है। फ्लाइंग फिश समुद्री मछली का एक प्रकार है। यह मछली पानी से हवा में छलांग लगा सकती है। कटल फिश एक प्रकार का मोलस्का संघ का जीव है। सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है जो पुरानी किताबों में पाया जाता है। क्रे फिश स्वचल में पाया जाने वाला केकड़ा है। अगला क्वेश्चन है आपका, पढ़िए। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो त्रिकोष्ठीय हृदय उभयचर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उभयचर वर्ग पृष्ठवंशी प्राणियों का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जो जीव विज्ञान वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य और सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग के कुछ जंतु जल तथा कुछ जल एवं थल दोनों पर रहते हैं। ये अनियतापी जंतु हैं। उभयचरों के विशेष लक्षण इस प्रकार हैं। इनमें 2 नासाद्वार होते हैं जो मुख गुहा द्वारा फेफड़ों से संबंध रहते हैं। हृदय त्रिकोष्ठीय होता है। इनमें विशेष प्रकार का मध्य कण पाया जाता है। इसको देखना है। फिरोमोन्स पाए जाते हैं। तो फिरोमोन्स कीटों में पाए जाते हैं और इसका काम क्या होता है? अपने जो फीमेल व्यक्ति हैं, फीमेल जो जीवन को आकर्षित करने के लिए ये फिरोमोन्स पाया जाता है। तो कीटों में पाया जाता है। फिरोमोन्स कीटों द्वारा उत्सर्जित ऐसे गंधयुक्त वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं जिससे उसी जाति के अन्य सदस्यों की क्रियाओं या आचरण में परिवर्तन हो जाता है। कुछ कीट मैथुन हेतु संगम साथी को आकर्षित करने के लिए फिरोमोन्स मुक्त करते हैं। कुछ कीट अपने साथियों को संकट या भोजन स्रोत की सूचना देने के लिए करते हैं इसका प्रयोग। तो ये सब आपने देखे हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्पीसीज को उनके विकास के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए उभयचर है, सरीसृप है, मत्स्य एवं पक्षी है। तो अब सबसे पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया? तो पक्षी तो सबसे लास्ट में आया होगा।
तो हम देखते हैं सरीसृप तो बहुत पहले होगा, मछली बहुत पहले, उभयचर तो हमें पता है कि पक्षी सबसे लास्ट में होगा। तो देखते हैं कि चार सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्या ए में है, नहीं है, बी में, डी में, नहीं है, तो देखो सी आंसर आराम से निकल गया। सबसे पहले मछली आई है, मत्स्य, फिर उभयचर आए होंगे, फिर सरीसृप और फिर पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? तो गैम्बूसिया है, और ये बहुत करंट में भी चर्चा में रहती है गैम्बूसिया मछली। तो इसको इन्वेसिव स्पीसीज भी कहा जाता है आई थिंक, मुझे बताना कमेंट में। तो गैम्बूसिया मछली का हम नाम ध्यान रखना। ये क्या काम करती है? मच्छर को नियंत्रण करती है। जो मच्छर के लार्वा होते हैं पानी के ऊपर जो तैरते हैं उसको खाती है। तो मच्छरों के अंडे व लार्वा के अतिरिक्त इनका भोजन पानी में जमने वाली काई है, पानी में मृत जीव, हाइड्रिला पौधे हैं। अतः जहाँ पर भी मच्छरों के अंडे व लार्वा दिखाई देता है, गैम्बूसिया मछली को छोड़ देते हैं तो उसको खा लेती है। ऑक्टोपस है, एक आर्थ्रोपोड है, एक इकाइनोडर्म है, एक हेमिकार्डियटा है, एक मोलस्का है, तो एक मोलस्का है। आगे बढ़ते हैं। मानव सदृश लघुत्तम कपी है? तो गिबन, चिंपैंजी, ओरंगटून है, गोरिल्ला है, तो गिबन। तो गिबन को आपको ध्यान में रखना है। निम्न प्रजातियों में से कौन से दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो स्पर्म व्हेल, इसका राइट आंसर होगा स्पर्म व्हेल। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो बस थोड़ा सा इतना बस इतना ध्यान रखना है कि भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन सा है, गिबन है। तो ऐसे सवाल पूछेगा सेम। अगर आप 2025 का पेपर देखेंगे बायोलॉजी का, तो लगभग क्वेश्चन PYQ से पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। तो समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से एक मछली है। प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है उसको क्या कहते हैं? तो रीछ कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा रीछ। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी है? ऑक्टोपस, कोरल, सिक्विड या जेलीफिश। तो सिक्विड है, राइट आंसर होगा बी। निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो जो गोल ब्लैडर है वो चूहों में नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखना, चूहा, घोड़े और हिरन। चूहे, घोड़े और हिरन में गोल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में। तो उसका राइट आंसर होगा डी। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनका लिंग इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? मेंढक एवं सर्प, चमगादड़, चूहा, पक्षी एवं बंदर, सर्प एवं पक्षी। तो मेंढक एवं सर्प ठंडे रक्त वाले जानवर हैं। तो मेंढक एवं सर्प ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है। इन्हें पोइकिलोथर्म के रूप में जाना जाता है। ये शारीरिक तापमान को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं और जीवित रहने के लिए पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? कौवा, चील, तोता, चमगादड़। तो चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए। ये स्तनधारी होते हैं। चमगादड़, शेर, बंदर, चूहा, कंगारू मैमेलिया वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? तो गौरैया, फाख्ता, कौवा, कपोत। तो जो कबूतर होता है वो दुग्ध उत्पादित करता है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? कीवी, एम्यू, कैसोवरी, ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग इसको कहते हैं। निम्न में से कौन सा प्राणी का रक्त मनुष्य से मेल खाता, साम्यता रखता है? तो चिंपैंजी। इसका राइट आंसर होगा। किसमें केंद्रक नहीं होता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, मोलस्का, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बस इतना ही आप ध्यान रखेंगे ना। अगर आप डीप ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन आपको होगा। बस थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। स्तनधारियों के कान में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। मैलियस, इनकस और स्टैपीज। अनियतापी प्राणी किसे कहते हैं? जिनके रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो ये तो गलत है। जो खुखार नहीं होते, गलत है। जिनका शारीरिक ताप नियत रहता है। डी, जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है। तो अनियतापी प्राणी किसे कहते हैं? जिनका वातावरण के अनुरूप टेम्परेचर बदलता रहता है।
कोल्ड ब्लडेड प्राणियों के शरीर के अंदरूनी तापमान और उष्णता से संबंधित लक्षणों के समूह के लिए सामान्य नाम है। ये प्राणी वातावरण के अनुरूप अपना शारीरिक ताप अपनी उष्णता जरूरत पड़ने पर बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है? तो पूर्णतः परजीवी स्पोरोजोआ है, ध्यान रखना स्पोरोजोआ। सीलिया नहीं पाया जाता है तो ऑर्थोपोडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, बुक लंग्स पाया जाता है तो बिच्छू में बुक लंग पाया जाता है। बुक लंग्स फेफड़े एक प्रकार श्वसन अंग है जो वायुमंडलीय गैस विनिमय के लिए उपयोग किया जाता है, जो कई आर्किडियंस जैसे बिच्छू और मकड़ों में पाया जाता है। बिच्छू में बुकलंग श्वसन अंग है। बिच्छू में 4 बुकलंग्स उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है? तो मक्खी है, सब जगह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदी बग एक कीट है तो गंदी बग धान का एक कीट है तो राइट आंसर होगा बी। आगे देखते हैं, जहरीली छिपकली है तो हेलोडर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी का। देखिए, अभी तक जो हमने 38 क्वेश्चन किए हैं उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पीसीएस में ना पूछकर वे यूपी पीसीएस जो जूलॉजी वगैरह के एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपका अगर पूछा जाएगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली पूछेगा एग्जामिनर। तो आगे हम बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3, जैव विकास और आनुवांशिकी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? बेरीबेरा, कलर ब्लाइंडनेस, कैंसर, फाइलेरिया। तो आपको पता है जो वर्णाधाता है, कलर ब्लाइंडनेस है, वो आनुवांशिक रोग है। वर्णाधाता एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को लाल और हरे रंग में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इसमें महिलाएं वाहक का कार्य करती है। ठीक है, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन में कौन वैज्ञानिक संबंधित थे? तो ग्रेगर मेंडल थे, राइट आंसर होगा ये। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, प्रजनन, संयोजन। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन को आप ध्यान रखना है। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। जीन क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये राइट आंसर है। जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें बायोटेक पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो पहले ही चैप्टर में पढ़ते हैं डीएनए, जीन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। अगला क्वेश्चन है, पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है? तो पुरुष लिंग, देखिए महिलाओं में तो एक्स होता है और पुरुष में होता है एक्स और वाई। अगर फीमेल एक्स देगी और मेल, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ एफ, यहाँ एम, और मेल भी एक्स देगा तो जो संतान होगी वो फीमेल बेबी होगी। अगर फीमेल एक्स देगी, फीमेल तो एक्स ही दे सकती है, और मेल देगा वाई तो क्या होगा? मेल बॉय। ठीक है, तो बेटा होगा या बेटी होगी ये निर्धारण कौन कर रहा है? जो पुरुष, जो पिता है वो कर रहा है। तो वाई निर्धारित कर रहा है, वाई क्रोमोसोम। तो आप देखेंगे पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है? वाई। स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ है? तो ट्राई ऐसिक युग में हुआ है, राइट आंसर होगा ये। जीन के भीतर क्षार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है? देखिए उत्परिवर्तन, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा उत्परिवर्तन, तो उसका राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं, अच्छा
46 है, निम्न घटनाओं पर विचार करना है। उपरोक्त घटनाओं का पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रम में आपको लगाना है। तो पहला सरीसृप है, पहला कीट है, कवच वाले जीव है, पहला स्तनधारी है। तो पहला स्तनधारी तो सबसे लास्ट में आएगा 4, ठीक है। कवच वाले जीव सबसे शुरू में आएगा 3rd, 1 2, तो ये क्रम होना चाहिए 3 1 2 4, 3 1 2 4 होगा, 3 2 1 4 सॉरी, 3 2 1 4, तो सी इसका राइट आंसर होगा। कवच वाले जीव पहले आएंगे, फिर पहला कीट आएगा, पहला सरीसृप आएगा और फिर स्तनधारी। 46 है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये तो आपको पता है, डीएनए के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वॉटसन तथा क्रिक का नाम वहाँ पर आता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों को लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, नेचुरल सिलेक्शन से, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। तो उसका जो राइट आंसर होगा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने के से, ठीक है। वर्ष 1809 में लैमार्क की पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में उसने सिद्धांत का प्रकाशन किया था, जिसे लैमार्कवाद की संज्ञा दी जाती है। सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं उनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति पाई जाती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधे प्रभाव पड़ता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक, जैसे जिराफी गर्दन, तक कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है, जैसे सांप की पूंछ। लैमार्कवाद मुख्यतः 4 अवधारणा की विवेचना करता है: अंगों के उपयोग का, अनुपयोग का प्रभाव, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, बड़े होने की प्रवृत्ति और वातावरण का सीधे प्रभाव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक वर्णांध पुरुष कलर ब्लाइंडनेस, पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में, क्योंकि जो वाहक होती है वो पुत्रियाँ होती हैं, फीमेल होती हैं, तो पुत्रियों के पुत्रों में लक्षण होंगे, तो राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे पुराना जीव ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। इसका उद्भव सबसे पहले हुआ तथा जब नील हरित शैवाल ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन किया, तत्पश्चात अन्य जीवों का उद्भव हुआ। तो ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे पुराने हैं, उन्होंने ऑक्सीजन का उत्पादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर रहे हैं, किस युग में डायनासोर रहे हैं? तो मिसोजोइक युग में, राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो डी ब्रिज और पेरिन। डार्विन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लैमार्क और ह्यूगो डी ब्रिज अभी हम पढ़ चुके हैं पहले। तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की अवधारणा दी थी, तो ए का होगा 4। क्या हम देखते हैं कि ए के 4 से आंसर आ रहा है? नहीं, तो ए का 4 केवल ए में है, सी का डी है, बी और डी। देखिए ए राइट आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन हम फिर भी लैमार्क को देखेंगे। लैमार्क ने अवधारणा दी थी उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, और ह्यूगो डी ब्रिज ने सिद्धांत दिया था उत्परिवर्तन, और पेरिन ने सिद्धांत दिया था जीवन की उत्पत्ति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था, तो अपचायक था। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर अपचायक वातावरण था, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, केवल मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन उपस्थित थे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 है, 55 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। निम्न शर्करा में कौन न्यूक्लिक अम्ल आरएनए डीएनए का एक घटक है? तो राइबोसोम, इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम। डीएनए में 2D ऑक्सी राइबो तथा आरएनए में राइबोसोम नामक 5 कार्बन शर्करा पाई जाती है। विचारणीय कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करती है। तो डीएनए आपको पता है एक धागे जैसी रचना है,
और इसमें ऐसे छोटे छोटे इस तरह के मैं कट लगा रहा हूँ। ये जीन होता है, जैसे एक जीन ये हो गया, एक जीन ये, एक जीन ये, एक जीन है। इन जीन पर ही आनुवांशिक सूचनाएं लिखी होती है कि किसी का आँख का कलर कैसा होगा, हेयर का कलर कैसा होगा, त्वचा का रंग कैसा होगा। ठीक है, तो जीन ये छोटे छोटे पैकेट हैं और डीएनए पूरी है श्रृंखला। और क्रोमोसोम क्या है, इनका लिपटा हुआ रूप। तो हमने 55 क्वेश्चन देखे। जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ये पीसीएस की सीरीज़ है, इसको हम कंटिन्यू आगे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बताएं, लाइक एंड शेयर करें। सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो।